हूं स्वप्निल। आज फिर एक बार मैं और आप उस मुहाने पर खड़े हैं जो हमारी एक और मुहिम का अंतिम पड़ाव है। इस बार जंग बेहद मुश्किल और दिलचस्प थी। इस बार जंग हालात से तो थी ही, पर मानसिक भी थी। आखिर भ्रम से लड़ना आसान नहीं होता। इस बार आपकी और हमारी जंग थी उस सोच से जो प्रदेश के 100% वैक्सीनेशन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा थी। किसी को समझाना बुझाना और उसे मनाना आखिर कहां आसान होता है, पर फिर एक बार आपने, हमने और शासन प्रशासन ने मिलकर वो कर दिखाया जिसे कमाल के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। 17 जनवरी 2022 से शुरू हुई हमारी मुहिम वैक्सीन कवच को ना नहीं को सफल बनाने जब हम सफर पर निकले तो हम जानते थे कि किसी की ना को उसकी हां में बदलना टेढ़ी खीर होगा, पर आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने लगभग नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये अपने मुंह अपनी बढ़ाई नहीं है, आंकड़े और हमारे गेस्ट आपको खुद बताएंगे प्रदेश में हमारी मुहिम ने कैसी छाप छोड़ी है। तो चलिए देखते हैं मुहिम के हमारे सफर का असर। रंग लाने लगी है न्यूज 18 की मुहिम। वैक्सीनेशन से भागने लगा कोरोना, बढ़ने लगी इम्यूनिटी, बचने लगी जान। न्यूज 18 राजस्थान सदैव से भी समाज के लिए जो भी परोपकार के कार्य हैं उन सभी में उसके बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया है। खासकर जो मेडिकल से रिलेटेड हेल्थ प्रोग्राम है, हेल्थ के लिए लोगों को बहुत अवेयर किया है। कोविड वैक्सीनेशन के अंदर जहाँ इस महामारी के अंदर जिस तरह से इन्होंने लोगों को प्रेरित किया है वैक्सीनेशन के लिए, यही कारण है कि आज हमारे जयपुर में हम प्रथम डोज के अंदर 108% तक पहुंच पाए हैं। परसेंट इतना अचीव कर लिया है हमने। सुना, राजधानी जयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा का साफ कहना है कि न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम वैक्सीन कवच को ना नहीं का ऐसा असर पड़ा कि जयपुर ने वैक्सीनेशन के पहले डोज का 108% लक्ष्य हासिल कर लिया। सीएमएचओ ने न्यूज 18 की मुहिम की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुहिम का असर है कि हम दूसरे डोज के लक्ष्य को 100% हासिल करने की ओर हैं। हम इसके लिए न्यूज 18 परिवार का सादर धन्यवाद करते हैं। सेकंड डोज में लगभग हम 100% के आसपास पहुंचने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज 18 के इस तरह परोपकारी कार्य करने के लिए, जिससे कि लोग अवेयर हुए और कोविड के वैक्सीनेशन के अंदर बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। जोधपुर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। वैक्सीन की जागरूकता के लिए चलाई गई मुहिम का असर है कि जोधपुर ने पहली डोज का 96% और दूसरी डोज का 75% टारगेट पूरा कर लिया है और लगातार स्वास्थ्य कर्मी 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कि जोधपुर जिले में जो ये मुहिम चलाई गई थी कि कोरोना कवच को ना नहीं, इस काफी सकारात्मक रिजल्ट रहे इसके, और इसकी वजह से जो है टीकाकरण कवरेज बूस्टअप हुआ। न्यूज 18 की मुहिम को जोधपुर के आम लोगों ने भी सराहा। स्थानीय लोगों ने मुहिम से प्रभावित होकर वैक्सीन लगवाया और इस जागरूकता कार्यक्रम में भागीदार बने। न्यूज 18 की तरफ से जो मुहिम चलाई गई थी कोरोना कवच के लिए, ये बहुत बढ़िया मुहिम थी और हमने भी कई लोगों को इस तरीके से जागरूक किया। न्यूज 18 की तरफ से जो प्रयास रहा और वो जन जन तक फैला भी। न्यूज 18 का हम स्वागत करते हैं, वेलकम उनका, जो हमारे सेठ जी के द्वारा कैंप लगाया, सबको वैक्सीन लगवाई, दवाएं दिलवाई और सब अच्छा हुआ। महामारी के खिलाफ न्यूज 18 की इस मुहिम ने वैक्सीनेशन के प्रति शहर शहर और गांव गांव के लोगों को जागरूक किया। इस अभियान का परिणाम रहा कि कई शहरों ने 100% लक्ष्य हासिल किया, वहीं कई जगहों पर लक्ष्य पूरा होने के करीब है। इसलिए कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की सुरक्षा कवच को अपनाना जरूरी है। देखिए, ये एक ऐसी मुहिम थी जिसमें हम जब लोगों के पास जा रहे थे तो हमारे सहयोगियों को बेइज्जत भी होना पड़ा, धमकियां भी सुननी पड़ी, गालियां भी हमने सुनी, पर प्रशासन का भी साथ हमारे साथ लगातार बना हुआ था और ऐसे में लोगों को बिठाकर किसी तरह समझा बुझाकर उनको वैक्सीन लगे, ये हमारे सदस्यों ने सुनिश्चित किया। अब नतीजा आप देखिए, कई इंडिपेंडेंट प्रयास भी जो हुए हैं, जैसे कई जिलों में कलेक्टर सजग थे, कई जिलों में चिकित्सा विभाग की जो मशीनरी है वो सजग थी, वो लोगों तक जा रही थी, समझा बुझा रही थी। अगर कहीं कोई कमी बेशी है और अगर किसी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उस तक हमारे सहयोगी पहुंच रहे थे और प्रशासन को बता रहे थे कि भाई उस इलाके में, उस सड़क
सड़क पर जो घर है उसमें मौजूद उस शख्स ने टीका नहीं लगवाया है, और ऐसे में चिकित्सा विभाग की टीम, हमारी टीम, प्रशासन की टीम वहां जाती थी। एक मेज पर हम बैठते थे और बातचीत करते थे, उन्हें समझाते थे आखिर क्यों जरूरी है। और सबसे अहम बात तो यह है, लोगों को समझाना तब आसान हो जाता था जब हम ये बताते थे कि यहां मौजूद एक एक शख्स ने सिवाय उसके वैक्सीन ली है और उनके सामने मौजूद है हेल्दी। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा CMHO हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश चंद्र शर्मा जी, कलेक्टर हैं प्रतापगढ़ के, और चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रसादी लाल मीणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले प्रसादी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वर्तमान समय में राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन की जो स्थिति है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? कोरोना वैक्सीनेशन से सरकार और हम पूरी तरह संतुष्ट है। 98% फर्स्ट डोज लगना बहुत बड़ी बात है, और लोगों ने स्वतः चलकर, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील के बाद लोगों ने स्वतः चलकर सेंटर्स पर वैक्सीनेशन करवाया, और लोगों के समझ में आ गया कि वैक्सीनेशन से ही बचाव है। इसलिए 90% होना बहुत बड़ी बात है। हमारे कई जिले, अधिकतर जिले 100% वैक्सीनेशन हो गया। तो निश्चित रूप से जनता में मुख्यमंत्री जी की अपील के बाद एक जागरूकता आई, और उस जागरूकता का फायदा ये हुआ कि सेकंड डोज भी हमारी 83% के आसपास लग चुकी। उसमें गैप की वजह से होगा। निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता आई मुख्यमंत्री जी की अपील के बाद, इसलिए वैक्सीनेशन से बचाव हुआ। हमारे यहाँ कैजुअलिटी कम हुई, हमारे हॉस्पिटल कम गए लोग और स्वतः ही ठीक हो गए। तो निश्चित रूप से राजस्थान में सुखद स्थिति में आज हम सब हैं, और राजस्थान की जनता भी सुखद स्थिति में है। और जो निश्चित रूप से लोगों ने जो स्वतः चलकर लगाई, उसी का प्रतिफल है कि इतना वैक्सीनेशन हुआ। तो निश्चित रूप से हमारे लिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ बने रहें। मैं अन्य गेस्ट से भी बातचीत करूंगा और आपके पास मैं बार बार आता रहूंगा। प्रकाश चंद्र शर्मा जी, सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं। अगर कोरोना से वॉर में अगर कोई इंडिपेंडेंट वॉरियर्स भी पूरी तरह सजग रहे या लगातार लड़ते रहे, तो उनमें से आप भी शुमार करते हैं। कैसी रही ये लड़ाई? मतलब प्रतापगढ़ को आपने वैक्सीन गढ़ में बदल दिया, तो कुछ तो एक्स्ट्रा डाला ही होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हमने ये कार्य किया। प्रतापगढ़ जिले की भौगोलिक स्थिति बड़ी विकट है। यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, पठार है, नदी नाले हैं, और यहाँ की आबादी बड़ी छितरी हुई है। यहाँ की आबादी के पास पहुंचना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, मगर हमने पूरी मेडिकल टीम को उसके लिए तैयार किया। वैक्सीनेशन समय पर हमने हेडक्वार्टर से प्रोक्योर की, और उसको हमने घर घर, डोर टू डोर जाके हमने लोगों को वैक्सीनेट किया। लोगों के दिमाग में कुछ भ्रांतियां थी। कुछ लोग समझते थे कि वैक्सीन लगने से पुरुषत्व कम हो जाता है, बच्चे पैदा नहीं होंगे, इससे लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो हमारी पूरी मेडिकल टीम ने, मीडिया ने, हमारे फील्ड के ऑफिसर्स ने सबको बहुत अच्छी काउंसलिंग की, और घर घर पहुंचकर हम हमारे टारगेट को अचीव कर पाए। मैं सर निवेदन करना चाहूंगा, हमने पहली डोज का 100% 23 अक्टूबर को कंप्लीट कर लिया था, और दूसरी डोज का 100% हमने 20 जनवरी को कंप्लीट किया। सर, इस देश में जो पहला दोहरा शतक मारा गया था वो सचिन तेंदुलकर द्वारा मारा गया था। उसके बाद कुछ और प्लेयर्स ने मारा, लेकिन दोहरा शतक आपने भी मारा। मतलब आप अभी फिलहाल प्रदेश में अगर वैक्सीनेशन ड्राइव को हम देखें तो उसमें एक लीजेंडरी स्टेटस हासिल कर चुके हैं इस आंकड़ों की वजह से। अब देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। प्रतापगढ़ के जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं, मैं उसको किसी जाति विशेष शब्द से नहीं बांधूंगा, लेकिन जो सामाजिक ताना बाना है उसको पेनिट्रेट कर लोगों को समझाना बेहद मुश्किल हो जाता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कभी आपके सामने योद्धा बनकर खड़े हो सकते हैं लड़ने के लिए। ये वो लोग हैं जो नहीं मानने पर आए तो नहीं मानेंगे। मैं प्रतापगढ़ में आया हूं, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं
कि अब जैसे हमारी टीम थी, हमारे जो लोग थे वो कहीं पर गालियां सुनकर आए, कहीं बेइज्जत होकर आए, लेकिन डटे रहे, उनको समझाना आखिर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तो कैसे समझाते थे आप? जी, मैंने श्रीमान को पहले भी निवेदन किया कि ये एक बहुत ही हमारे लिए चैलेंज था, क्योंकि यहाँ की जो पिछड़ी जनजाति है, जो लोगों का जो शैक्षणिक स्तर है, सामाजिक ताना बाना है, उसमें कई भ्रांतियां हैं, कई अंधविश्वास हैं, और वहां तक पहुंचना ही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर हमारी जो मेडिकल टीम थी, जो हमारे फील्ड के जो ऑफिसर्स थे, जो हमारे फील्ड लेवल वर्कर्स थे, उनको हमने पूरा मोटिवेट किया। पूरा हमने ये सोच लिया कि हमको लोग कुछ भी कहें, हमको ये कार्य चैलेंज के रूप में करना है। देखिए, मैंने कोविड की दूसरी लहर बहुत नजदीकी से देखा है। सबने अपनों को खोया है, या अपनों ने खोया है, या दूर के किसी जानकार को खोया है। तो हम तीसरी लहर की चर्चा करके भी ऐसे बहुत डरावना सा महसूस होता था। तो हमने ये सोच लिया था कि हमारे पास ये वैक्सीन ही एक दवा है, और ये घर घर तक हमको पहुंचाना है, किसी भी आदमी को हमको छोड़ना नहीं है। और उसी कड़ी में हमारी पूरी मोटिवेटेड टीम ने नाव से गए, मोटरसाइकिल से गए, बरसात में गए। आप देखिए, सितंबर अक्टूबर में हमारे यहाँ बरसात का मौसम था। उस बरसात में नदी नाले चल रहे थे, उसके बावजूद भी हमारी टीमों ने घर घर जाके सुबह, शाम, रात को जब भी उस व्यक्ति की उपलब्धता हमें महसूस हुई, उसी समय घर पर पहुंचकर हमने उनको वैक्सीनेट किया। और इस टारगेट को हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में अचीव किया। इस बार तो मौसम ने भी कड़ी अग्नि परीक्षा ली है सर। इस बारे में तो मैं मतलब 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि वो भी अपने आप में एक बड़ा रोड़ा बनना चाह रहा होगा, लेकिन बन नहीं पाया। ये लोगों के जज्बे का, आपकी टीम का ही कमाल रहा। सर, आप मेरे साथ बने रहें। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा CMHO हैं जयपुर के, और वैक्सीनेशन ड्राइव पर लगातार निगाहबानी करते रहते हैं। डॉक्टर नरोत्तम, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप भी जानते हैं कोरोना जब इस देश में एंट्री किया, उसके डे 1 से हम लगातार कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जब जब जरूरत पड़ी है उस तरह की मुहिम या जो खामियां किसी चीज में रही है वो हमने सामने रखी हैं। इस बार चैलेंज इसलिए बड़ा था क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू होने के इतने समय बाद भी लोग बचे हुए हैं जो वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। तो आप सोचिए, जो अड़ियल रवैया होता है उसके पार पाना आसान नहीं होता। नरोत्तम जी। जी बिल्कुल, जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार, माननीय हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय जो रहे पहले और पूर्व में, और जो अभी हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय हैं, उनकी देखरेख में सारा वैक्सीन प्रोग्राम राजस्थान के अंदर चलाया जा रहा है। यही कारण है कि हम सभी जो लोग के जो अधिकारी हैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर में भी आप देखेंगे पहली डोज लगभग 108% लग चुकी है। सेकंड डोज पर हम लगभग 82% पहुंच चुके हैं। वो पॉकेट्स जहां पर जो सेकंड डोज नहीं लगवा पाए लोग, उनको भी हम चिन्हित करके उनको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे जो बच्चों के हैं, बच्चों की 18 साल से कम के, उनके भी लगभग 72% तक हम यहाँ जयपुर में पहुंच चुके हैं। यही कारण है कि हम मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन कर पाए, और उसके कारण जो कोरोना का संक्रमण है उसकी दर में रुकावट आई, और कोरोना संक्रमण धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ा। जहां तक डॉक्टर नरोत्तम मेरी अपनी जानकारी है, मंत्री जी प्रसादी लाल मीणा जी ने भी अपने तरफ से डिस्ट्रिक्ट्स में निर्देश दिए थे, और जहां तक मुझे ये जानकारी मिली है कि आपने भी हमें एश्योर किया था और ये निर्देश दिए थे कि अगर हमारे सहयोगी को कहीं जरूरत पड़ती है लोगों को समझाने बुझाने में, तो आपकी टीम के मेंबर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं इसके लिए आपको थैंक यू कहना चाहता हूं, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, उन तस्वीरों को याद कीजिए जब कोई पेड़ पर चढ़ जाता था या लठ उठा लेता था, उसके बीच में आपकी टीम भी हमारे साथ डटी रही। पत्रकार की बात क्यों मानेंगे, वो तो किसी टेक्निकल पर्सन की मानेंगे। तो उनकी जो अवेलेबिलिटी हमारे साथ रही ना, उसने बड़ा गेम चेंजर का काम किया है। डॉक्टर नरोत्तम जी बिल्कुल, जहां हमारे हेल्थ वर्कर काम करते रहे हैं, जहां परेशानी की क्षेत्र में भी काम करने गए, वहां हमारा मीडिया, जो आपका मीडिया जितना भी रहा राजस्थान का, उसका बड़ा अच्छा रोल रहा। नेशनल मीडिया का बड़ा अच्छा रोल रहा। इन लोगों की समझाइश, इन लोगों के द्वारा लोगों को उत्साहित करना, समझाना, अवेयर करने के कारण हम मैक्सिमम हमारे जो ड्राइव में वैक्सीनेशन को हम अचीव कर पाए, लोगों तक पहुंच पाए, आम जनता तक को समझा पाए कि किसकी वैक्सीन क्यों जरूरी है संक्रमण को रोकने के लिए। और यही कारण है कि राजस्थान अग्रणी, पूरे देश में अग्रणी राज्यों में रहा है, और मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीनेशन कर पाए हैं।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर समीर, स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और मैं उसी बात को रिपीट करूंगा कि कई बार इस जंग में मालूम गुस्सा भी आता है कि हम इतना समझा रहे हैं और लोग समझने को तैयार नहीं हैं। जैसे आप देखिए कि मास्क जैसी साधारण सी बात को भी आज भी लोग इस तरह नेग्लेक्ट कर देते हैं कि मैं क्या बताऊं। सड़कों पर अगर आप देखेंगे, ऐसे में वैक्सीन कोई लगवा ले ये समझाना तो और टेढ़ी खीर हो जाता है, गुस्सा आता है, चिढ़ मचती है। लेकिन इसके बाद भी चूंकि हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी ड्यूटी है, हम लोग डटे रहते हैं। आप तो लगातार शुरुआत से फ्रॉम डे वन आप हमारे साथ रहे और आपने टीवी स्क्रीन पर जितना हो सके लोगों को समझाने की कोशिश की है। लेकिन आज जब हमारी मुहिम वैक्सीन कवच को ना नहीं अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो आप क्या बदलाव देखते हैं? आप क्या देखते हैं? क्या ये मुहिम वो जरूरी चेंज लाने में सफल रही जिसकी कोशिश हम कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, देखिए जब हम बात कर रहे हैं शुरुआती तौर से, जब तक हम बात कर रहे थे, इसके अंदर बहुत तरह के हर्डल्स आए, काफी तरह की समस्याएं आए, बट उन समस्याओं के साथ भी जो ड्राइव है वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी से और कंटिन्यूअस चलती रही। स्पेशली राजस्थान की भी बात करें तो वहां पर आप देखिए कि जिस तरह से हम रूरल एरियाज की बात करते हैं, जहां पर हम लोगों को वैक्सीन पहुंचाना जिस तरह से काफी एक डिफिकल्टी वाला काम था, और उनके अंदर तो मतलब एजुकेशन या अवेयरनेस भी उतना ज्यादा काम नहीं करेगी ऐसे वाले सेगमेंट को, स्पेशली गांव में दूर दराज वाले क्षेत्रों के अंदर की किस तरह से उनको वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाए। पर ये सब होते हुए भी जो है ड्राइव काफी सक्सेसफुल रही। और स्पेशली अगर हम बात कर लें तो जब उसके बाद अभी फिलहाल अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से जब प्रिकॉशन डोज वाली बात भी हम करें तो इसमें भी लोग काफी सामने आए, और हमारी जो टीम्स के लिए वैक्सीन लगी उसका एक काफी ज्यादा हमने देखा कि उसके अंदर कोई उस तरह की हेजिटेंसी नहीं देखी गई। जिस तरह से जब एडल्ट वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था उनमें शुरुआती तौर पे जब जो आपकी हिचकिचाहट हमने देखी थी, वैसे हमने टीम्स में नहीं देखी। इवन अभी तो हम लोगों के पास इंक्वायरीज इस तरह से रहती है कि बाकी जो बच्चों का एज ग्रुप है उनके लिए वैक्सीन कब शुरू होगी, और दूसरा बाकी लोगों का ये रहता है कि हम लोगों को बूस्टर डोज कब लगेगी। तो जो शहरी और गांव के अलग तरह के चैलेंजेस रहे, बट जिस भी तरह के चैलेंजेस लेकिन जो बात आपने की डॉक्टर समीर, उसी में मैं ऐड करना चाहता हूं। शुरुआत से आपसे मेरी इस बारे में चर्चा होती रही है, कम से कम टीवी स्क्रीन पर तो होती रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर बार मैंने इस बात को मेंटेन किया है कि रूरल सेक्टर अलग है, अर्बन सेक्टर अलग है, और दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। एक वक्त याद कीजिए जब रूरल सेक्टर में लोग वैक्सीन लगाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन शहरों से आकर लोग, क्योंकि उन्हें स्लॉट बुक करना नहीं आता था, शहरों से आते थे और वैक्सीन लगा के चले जाते थे। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे उसी रूरल सेक्टर में जो लगवाने को ही तैयार नहीं थे। लेकिन वैसे लोग जब अर्बन सेक्टर में आके बसे हुए हैं और जो कहते थे कि हम वैक्सीन इन कारणों से नहीं लगवाएंगे, तो फिर माथा पीट लेना पड़ता था। ये जो डिफरेंस रहा, ये अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। मतलब आप समझ सकते हैं इन अ नेगेटिव सेंस। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं आपको ही बता रहा हूँ कि जो हमारी जो जिस तरह से जो चैलेंजेस रहे हैं वो एक डिफरेंट तरह के रहे हैं अर्बन और उनकी बात करें, क्योंकि वहां पर आप उनको उस तरह से अवेयरनेस या उसके कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट और वो सब चीजें नहीं बता सकते, क्योंकि उसका बताने का कोई नहीं। शहरों में तो फिर भी लोगों को आप, बट गाँव में निश्चित तौर पर इस तरह का रहा। पर गाँव के अंदर जिस तरह से जो सरपंच वगैरह और जो इन्फ्लुएंशियल लोग गांव के जो बड़े बुजुर्ग वगैरह सामने आए, उसके बाद जो है ड्राइव थोड़ी ठीक रही। और इसके अलावा ये गांव के अंदर जो चैलेंज लॉजिस्टिक वाला, तो जब बाद में वैक्सीन वहां तक जाने लग गई, जब मोबाइल वैक्सीनेशन वगैरह शुरू हुआ, तो उससे गांव का जो एरिया है वो भी काफी हद तक कैप्चर हो पाया। बिल्कुल। अब देखिए जिस तरह से हमारे देश का ताना बाना है, कोई भी वैक्सीन ड्राइव तभी सक्सेस हो सकती है जब हर किसी के घर तक पहुंचाया जाए। और इससे जुड़ी डिबेट्स भी हम एक समय पर लेकर आए थे, जब हमें ये लगने लगा था कि वैक्सीनेशन ड्राइव अपनी जिस गति को पकड़ना चाहिए वो नहीं पकड़ पा रही है। लेकिन एक बड़ी हास्यास्पद सी बात मैं आपको बताता हूं। आप चारों जब मेरे साथ हैं, हो सकता है ये बात आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। एक शख्स मिले जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, तो उनको समझाने की कोशिश की थी, मैंने खुद ने कोशिश की थी कि भैया अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होंगी। तो उन्होंने मुझे अपना बाजू दिखाया और कहा कि देखो बॉडी तो हमारी बनी हुई है, हम एंटीबॉडी का क्या करेंगे। उनको जब समझाना पड़ा ना तो लगभग मेरे पसीने छूट गए थे, लेकिन समझा लिया था। वो मेरे साथ खुद गए थे और उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी। प्रसादी लाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मंत्री जी देखिए, कोरोना की तीसरी लहर का जो प्रकोप है वो भीषण नहीं रहा। मतलब दूसरी लहर ने जिस तरह से बुरे सपने दिखाए उस तरह का तो नहीं रहा, खासकर राजस्थान में। अब अगर इसका श्रेय देना है तो किसे देंगे? मतलब सरकार को या जनता चूंकि इतनी जागरूक होती चली गई उनको, या दोनों का ये एक स्वरूप रहा मिला जुला जिसकी वजह से आज हम वहां पर हैं जहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं? हमारे मेडिकल जो एम्प्लॉय है
जिन्होंने वैक्सीनेशन का काम किया, हमारे कलेक्टर्स से, हमारे दूसरे अधिकारी हैं जिन्होंने इसमें लगकर जो काम किया, सब ने मिलकर जो काम किया, उसी का प्रतिफल है कि राजस्थान आज सुखद स्थिति में है। अच्छा वैक्सीनेशन हुआ और कोविड से ज़्यादा हमारे कोई यहाँ कैजुअलिटी नहीं हुई, ना कोई ज़्यादा निश्चित रूप से ना हॉस्पिटलाइज आना पड़ा उनको। तो राजस्थान के सब ने मिलकर, मुख्यमंत्री जी की अपील के बाद सब ने मिलकर जो काम किया, उसी को श्रेय जाता है। जी मंत्री जी, इसी पीरियड में कहा गया कि वैक्सीन की जो दोनों डोजेस हैं या खुराकें ले चुके लोग हैं, उनकी बड़ी तादाद के कारण कोरोना की तीसरी लहर उतनी खतरनाक नहीं रही। लेकिन अभी बच्चों के वैक्सीन की एक भी खुराक की जो स्थिति है वो आपसे छिपी नहीं है। स्कूल खोलना जो कि डिसीजन लिया गया है, उसे कितना सुरक्षित माना जा सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सारी मुहिम, आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए, इसलिए पूछ रहा हूं। स्कूल खोलने के लिए भारत सरकार ने भी एडवाइस किया है। पूरे देश में स्कूल खुल चुके और बच्चों की जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, भारत सरकार के जल्दी इस पर भी मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है। 12 से 18-15 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन होगा। बल्कि मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा है कि 3 साल से 15 तक बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अब भारत सरकार उस पर क्या फैसला करती है, उसका इंतज़ार हम कर रहे हैं और निश्चित रूप से भारत सरकार इस पर पॉजिटिव निर्णय करे, क्यों बच्चे भी हमारे हैं, बच्चे भी सुरक्षित रहने चाहिए। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इसलिए बच्चों की वैक्सीनेशन भी होना जरूरी है। बिल्कुल। आप मेरे साथ रहें मंत्री जी। प्रकाश चंद्र शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर देखिए, प्रतापगढ़ कई बार चौंकाने वाली चीजें कर देता है। जैसे वोटिंग डे पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले जिलों में भी प्रतापगढ़ रहता है। भले ही टॉप पर न रहे, लेकिन कहीं ना कहीं रहता है। एक प्रतापगढ़ जैसे भौगोलिक परिस्थिति और वहां के लोगों के बीच में अगर जागरूक किया जाए तो प्रतापगढ़ हमेशा रेडी है जागरूक होने के लिए। ये प्लस फैक्टर प्रतापगढ़ कहां से लाता है? देखिए, यहाँ के लोगों को जगाने की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ का जो व्यक्ति है, भले ही कम पढ़ा लिखा है, भले उसका एक्सपोजर का लेवल कम है, मगर यदि उसको किसी चीज के लिए समझाते हैं, किसी के लिए शिक्षित करते हैं, किसी के लिए मोटिवेट करते हैं, तो वो पूरी तरह से मोटिवेट होकर आपके साथ लग जाता है और आपके पूरे राष्ट्रीय अभियान में, आपके राज्य अभियान में वो पूरा सहयोग प्रदान करता है। और ये प्रैक्टिकली हमने इस वैक्सीनेशन अभियान में तो करके देख लिया। ये मेरे प्रतापगढ़ जिले की जो वैक्सीनेशन की जो 100% जो उपलब्धि है, वो प्योरली मोटिवेशन की स्टोरी है, जिसमें हर व्यक्ति ने मोटिवेट होकर कंट्रीब्यूट किया। मेरे पूरे मेडिकल की टीम ने, कोविड हेल्थ असिस्टेंट ने, एएनएम, जीएनएम, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पटवारी, हमारे तहसीलदार, हमारे टीचर्स, मैंने इस पूरे अभियान में किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए कभी कोई नोटिस नहीं दिया, कभी कोई डांटने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल मोटिवेट किया और उस मोटिवेशन से हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर चुके। तो प्रतापगढ़ की जनता की एक खास बात है कि उसको कोई चीज समझाई जाती है तो निश्चित रूप से वो समझते हैं और आगे आके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो एक कैप्टन चाहिए होता है। मुझे बेहद खुशी है जब आपने कहा ना, मेरा प्रतापगढ़ जिला, मेरी टीम, इससे ये महसूस होता है कि आप जिले के तमाम लोगों को और टीम को एक परिवार का हिस्सा मानते हैं और आप एक मुखिया की तरह उन्हें लीड करते हैं। लेकिन अब मैं उस सवाल पर आ रहा हूं जिससे हमें कई बार दो चार होना पड़ा और वो ही सबसे टिपिकल था। देखिए, आप किसी एडल्ट व्यक्ति को जाकर समझाते हैं तो वो एक बार समझने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब बात उसके बच्चे की होती है तब टिपिकलिटीज बढ़ जाती है। मतलब आप उसको तो ये समझा ले जाएंगे कि नहीं भाई, इससे मर्दानगी पर कोई खतरा नहीं है, इससे ये बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, या वो तमाम भ्रम जो भी रहे हैं। लेकिन जब बात उसके बच्चे की आती है तो फिर उसकी मानसिक स्थिति डावाडोल हो जाती है, वो फिर डबल माइंड हो जाता है। तो ये जो अब नेक्स्ट स्टेज है, जो कि हम बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्हें हमें वैक्सीन देना है, ये आपको नहीं लगता कि ये और ज्यादा मुश्किल रहने वाला है? नहीं, मेरा अनुभव इसमें थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा मुश्किल नहीं है। अब जो समझाने और जागरूक करने वाली जो स्टेज है वो हमारी अब पूरी हो गई है। हमारे स्कूल में जो एनरोल्ड बच्चे थे, 51,000 बच्चे एनरोल्ड थे स्कूल में, 15 प्लस वाले, उनको हम 100% वैक्सीनेट कर चुके। जो नॉन एनरोल्ड जो बच्चे हैं उनको हम ढूंढ के कर रहे हैं। तो बच्चों के वैक्सीनेशन में भी हम उतना ही अच्छा करेंगे जैसा हमने पहले किया था और प्रिकॉशन डोज में भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं।
सर आप डिजर्व करते हैं। मैं कुछ पलों के लिए ना मैं सिंसियरली कहना चाहता हूं, मैं आपके लिए क्लैप करना चाहता हूं। लिटरली आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो अपने आप में बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आपके पास कोई विशेष मंत्र या कोई विशेष तरीका था तो वो साझा कर ले, ताकि दूसरे जिलों में भी लोग उसको अप्लाई कर लें, ताकि और तेजी देखने को मिले। है क्या कुछ आपके पास स्पेशल ऐसा मंत्र? सर मंत्र इतना ही है कि मैं रोजाना शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक अपनी पूरी मेडिकल टीम को देता हूं। मेरा पूरा मेडिकल का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ऑफिसर्स होते हैं मेरे साथ होते हैं, हम रोजाना चर्चा करते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और मेरे यहाँ पे 41 पीएससी सीएससी या जिले में मैं हर एक पीएससी सीएससी के इंचार्ज से बात करता हूं कि किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको रिजोल्व करता हूं। हमारे कोविड हेल्थ असिस्टेंट को प्रारंभ में 4 महीने तक सैलरी नहीं मिली थी, उनकी ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने मुझे बताई और मैंने उच्चाधिकारियों से बात करके उनकी प्रॉब्लम को 3 दिन में सॉल्व करवाया और हमने अब तक की उनकी पूरी सैलरी दिलवाई। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे मोटिवेशन मिलता है स्टाफ को, हमको उनका ध्यान रखना पड़ता है और वो ज्यादा मोटिवेट होकर काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं उस बात पर आ रहा हूं जो लोग महसूस करते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं चूंकि वक्त एक ब्रेक का हो रहा है तो आप चारों मेरे साथ बने रहें। लेकिन जो बात मैं ब्रेक के उस पार करूंगा सिर्फ वो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो ये है कि जब किसी चीज के साथ सरकारी शब्द जुड़ जाता है इस देश में तो एक अलग छवि दिमाग में बनती है। सरकारी मशीनरी का आपस में कम्युनिकेशन कितना जरूरी है ये प्रतापगढ़ ने दिखाया, लेकिन कई बार कम्युनिकेशन मिसिंग रह जाता है। इस कम्युनिकेशन को पार करने के लिए क्या सिस्टम रहा उस पर मैं बातचीत करूंगा बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब हमने ये सफर शुरू किया था हमारी मुहिम का, तब हमारा मकसद था कि लोग वैक्सीन कवच को ना नहीं कहें, और आज जब हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं हमें खुशी है कि तमाम ना को हम हाँ में बदलने में सफल रहे। और न केवल हम, अपनी अपनी जगह पर हर काम करने वाले शख्स ने फ्लाइंग कलर से इस मुहिम में पास होकर दिखाया है। मेरे साथ तमाम गेस्ट लगातार बने हुए। डॉक्टर नरोत्तम मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए हर किसी के अपने मसाइल होते हैं, अपने मसले होते हैं, अपने मुद्दे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि बुलेटिन चल रहा है, मैं मीडिया की ही बात कर रहा हूं, एक पॉलिटिकल ब्रेकिंग या सेंसिटिव टॉपिक आएगा उस तरफ मीडिया दौड़ जाएगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि डेडिकेटेडली एक ही तरफ काम करेगी। ठीक वैसे ही सरकारी मशीनरी के जो अलग अलग हिस्से होते हैं उनकी सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके अपने अपने ईगोज होते हैं। तो उसको किस तरह से एक कम्युनिकेशन की चेन में प्रॉपर रखा गया, क्योंकि इसी पीरियड में हमने नर्सेस की हड़ताल देखी, इसी पीरियड में हमने जूनियर डॉक्टर्स को भी हड़ताल पर उतरते देखा, इसी पीरियड में हमने कई सारी हड़तालें देखी, सफाई कर्मचारियों की, इसकी तो उसकी। ये कैसे सॉल्व होता रहा और उसके बावजूद भी ये मिशन वैक्सीनेशन लगातार स्पीड में चलता रहा, ये कैसे संभव हो पाया? लगता है डॉक्टर नरोत्तम तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। डॉक्टर समीर भाटी, आपने मेरा सवाल सुना होगा मैंने क्या कहा, और आप इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं वो एक ऐसी विडंबना है, एक ऐसी सच्चाई है जो किसी से छिपी नहीं है इस देश में। सही बात है, बिल्कुल। देखिए आपसे मीडिया की बात करें या चाहे हम हेल्थ केयर में बात करें, प्रायोरिटीज बार बार कई रीजन से चेंज हो रही थी। जिस तरह से अगर हम देखें फर्स्ट वेव के अंदर हमारे पास, सेकेंड वेव के अंदर जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था और साथ ही साथ हमारी जो वेव थी वो भी ज्यादा काफी तेजी से चल रही थी। हमारे जो उस समय जहां पर वैक्सीन लगनी थी वो भी कोविड सेंटर्स के अंदर चेंज हो गए थे, तो हमारी ड्राइव निश्चित तौर पर अफेक्ट हुई थी, प्रायोरिटीज निश्चित तौर पे चेंज हो रही थी, स्टाफ भी बीमार हो रहा था, ये सब चीजें चल रही थी। पर जैसा भी आपने प्रतापगढ़ का भी एग्जाम्पल दिया कि वहां पर काम आया था हमारा जो मोटिवेशन है, एक जो रील थी, और आप भी जिस तरह की ड्राइव चला रहे थे, इस तरह से सभी लोगों की जो ड्राइव थी और एज ए टीम वर्क काम हो रहा था। कि जब बीच में मुझे याद है आपकी ड्राइव जब उस टाइम शुरू हुई थी, उस समय वैक्सीनेशन को लेकर काफी ज्यादा इश्यूज थे लोगों के मन में। तो ये जो ड्राइव हुई, ये सबका जो इसके अंदर सहयोग रहा, उससे फिर ये लगातार चीजें चलती रही, बढ़ती रही, और जो चीजें एस्केलेट होती रही बार बार, थोड़ी सी भी समस्या थी वो टाइमली एस्केलेट हो रही थी और उसका फिर हम समाधान निकाल पा रहे थे। मैं एक चीज कभी नहीं समझ पाया। मेरी एक फ्रेंड है, जो, अगर मैं कंपनी का नाम गलत नहीं ले रहा हूं डॉक्टर समीर, तो वो बायोटेक्निकल कंपनी है,
उसमें अपर मैनेजरियल ग्रेड में है और वो समय समय पर वैक्सीन से जुड़े तमाम अपडेट्स मुझे बताती रहती है। अब तो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अब तो बाजारों में, मेडिकल्स में भी हमारे यहाँ कोरोना वैक्सीन अवेलेबल है कि कागज चस्पा किए गए हैं। मतलब लोग उस वक्त वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे थे जब इंटरनेट से जूझना पड़ रहा था या वैक्सीन की कमी थी, समझ में आ रहा था। लेकिन अब जब वैक्सीन एम्पल में है तब भी आज की डेट में, यानी फरवरी लगभग खत्म होने वाला है, देश का 100% वैक्सीनेशन ना हो पाना चिंता की लकीर तो लाना चाहिए। आप पीठ थपथपाइए अपनी जितनी थपथपाना हो, लेकिन चिंता की लकीर तो लाना चाहिए। आज की डेट में हम कम से कम अपना जो टारगेट था 2021 के अंत तक पूरा करने वाला, वो कर सकते थे। सिर्फ लोग जरूरत थी, जैसे कलेक्टर साहब है, उन जैसे लोगों का कारवा मिल जाता तो अपने आप मेरे ख्याल से ये अचीव हो सकता था, ये इम्पॉसिबल नहीं था। एक इसमें सेगमेंट फिर भी अगर हम बात करें, शुरू से देख रहे थे इसमें हम मतलब गांव में या शहरों में उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ऐसा आपने भी देखा होगा। एक ऐसा वर्ग जो पढ़ा लिखा भी और मतलब सब कुछ उनको समझ में भी आता, पर उनमें भी कुछ एक सेगमेंट ऐसा था जिन लोगों ने जो है वैक्सीन को लेके अपना एक्सेप्टेंस नहीं दिखाया। ये जब सेकंड हमारी डोज लगनी थी तो उसको किसी भी कारण की वजह से कि कोरोना चला गया तो एक लापरवाही दिखाई, जैसा कि हमने विदेशों के अंदर भी देखा। तो निश्चित तौर पर हम अगर पूरी ड्राइव में बात करें तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 100% वैक्सीनेशन, कुछ ना कुछ एक सेगमेंट ऐसा हमेशा रह जाता है जो किसी भी कारण की वजह से, चाहे उनका एक्सेप्टेंस नहीं आता। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड है, सब कुछ पता भी है, पर उनको वैक्सीन नहीं लगानी है। तो हम ऐसा नहीं हो सकता, ओवरऑल ड्राइव हमारी पूरी सक्सेसफुल रही है। कुछ एक चंद लोगों की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो है वैक्सीनेशन ड्राइव में किसी भी तरह की कोई विफलता है। जी मैं बिल्कुल अमेरिका में की स्थितियां देख रहा हूँ, या जिस तरह से स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग आ रही है, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स भी जो कि रोल मॉडल हैं उन्होंने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। तो अब उनके नीचे के जो फॉलोवर्स होते हैं वो भी डबल माइंड तो होते ही हैं, और फिर उनके जिस तरह के बयान आते हैं या जो अलग अलग घटनाक्रम देखने को मिलता है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। हालांकि ये जंग का अंत तो है नहीं कोरोना से, ये वैक्सीनेशन। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तो बहुत सी स्टडीज़ बाकी हैं, दवाई अभी कोसों दूर है, कब बनेगी पता नहीं। इसके अलावा वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। कितनी बार लगवानी है, हर साल लगवानी है, इस तरह के सवालों का जवाब अभी सामने आना बाकी है। लेकिन कम से कम ये खुशी है कि जहां जहां 100% हो गया, उन्हें जितनी बार कहा जाएगा वो तैयार तो रहेंगे अपने अपने मोर्चों पर इस जंग में अपनी अपनी भागीदारी निभाने के लिए। मंत्री जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रसादी लाल जी, मेरा सवाल आपसे देखिए ये है कि वैक्सीन के अभियान में ये जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों के मामले हैं, उसमें राजस्थान ने एक तरह से अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। लोगों का उत्साह भी एक वक्त तक आते आते खूब बढ़ गया था, लेकिन एडल्ट्स के मामले में ऐसा नहीं दिखाई दिया। आपको क्या लगता है क्यों? और ये सवाल उसी बात से निकला है जो कि कलेक्टर साहब ने कहा कि उनके यहां बच्चों को वैक्सीन लगवाना बेहद आसान रहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, सबने मिलकर खूब काम किया। बच्चों में उत्साह था, अति उत्साह था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं जयपुर में गणगौरी स्कूल में वहां जाकर जो बच्चों की जो हौसला अफजाई की, उससे हमारे 70% से भी अधिक बच्चों के 15 से 18 वालों की वैक्सीनेशन हुआ। दूसरी डोज भी 45% के करीब हो गई। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने जो हौसला अफजाई की, उसी का नतीजा है बच्चों ने उत्साहवर्धक होकर उत्साहपूर्वक वैक्सीनेशन करवाया। ठीक है। वैसे देखा जाता है कि सभी नागरिक वैक्सीन के सुरक्षित और प्रभावी होने को लेकर अब एक तरह से निश्चिंत हो चुके हैं। तो 100% टीकाकरण का जो टारगेट है वो वैसे अब बहुत ज्यादा दूर तो होना नहीं चाहिए। एकाध प्लस माइनस की गुंजाइश, जैसा कि डॉक्टर समीर भाटी कह रहे थे, आने वाले दिनों में प्रिकॉशन डोज के 100% लक्ष्य को लेकर क्या प्लानिंग है प्रसादी लाल जी? निश्चित रूप से जो प्रिकॉशन डोज के लिए भारत सरकार ने कहा है उसके अनुसार इसका कार्य चालू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने लगवा ली। जिनको आवश्यकता होगी अपने आप को, निश्चित रूप से हमारे पास इस प्रिकॉशन डोज की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है और उसका भी काम बेदस्तूर चलेगा। निश्चित रूप से लोग लगवाएंगे, जब भी उनका टाइम ड्यू होगा तब वो लगवा लेंगे। ठीक है। कलेक्टर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल एकाएक मेरे दिमाग में आया। देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं होती है ना जिस पर आप जिस पोस्ट पर हैं वहां पर बैठकर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैं डॉक्टर समीर भाटी से उस पर रिएक्शन ले सकता हूं। डॉक्टर समीर, देखिए, जिस वक्त फालतू के पॉलिटिकल बयान बंद हुए, है ना, जिस वक्त ये जबरदस्ती का जो अधकचरा ज्ञान अलग अलग सेक्शन से दिया जा रहा था कि गौमूत्र पी लो या हवन कर लो सब ठीक हो जाएगा, जैसे ही वो डाउन हुए,
वैसे ही वैक्सीनेशन ड्राइव का मकसद ऊपर उठता चला गया। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? हमारी राह भी वैसे तो मुश्किल थी, लेकिन कई मायनों में थोड़ी आसान भी थी, जिसमें से एक ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसके अंदर आपने जो दो मेजर बातें बताई है, ये निश्चित तौर पे हमारी जो ओवरऑल ड्राइव थी इनका उससे इसका असर पड़ा, जिसमें एक तो सोशल मीडिया वाली जो मिस इन्फॉर्मेशन थी और उसका काफी ज्यादा इस पे जो है असर पड़ा। पर धीरे धीरे जैसे इस चीजों में कमी आई और जिस तरह से ये कैंपेन शुरू हुई टेलीविजन वगैरह पे, उसके बाद फिर जो है हम लोगों को काफी जो है इसमें जो स्पीड अप हुआ हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव, उसमें काफी ज्यादा हमें फायदा हुआ। हालांकि स्पीड अप एक बार तब हुआ था जब हमने सेकेंड वेव के तुरंत बाद देखा था, उस टाइम लोगों के अंदर एक डर था, पर उसके बाद जो डर फियर वो सब निकल गया था और लोग नहीं लगवा रहे थे, क्योंकि उसके बाद इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन थी। पर जो मिस इन्फॉर्मेशन में आपको ठीक करने के लिए जहां पर मीडिया का रोल काफी महत्वपूर्ण रहा, उसके बाद हम लोगों की ड्राइव फिर से स्पीड अप हुई। लेकिन क्या ये खुशी की बात नहीं है डॉक्टर समीर कि हमें फोर्स का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा? देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे ही देश में ये कहावत है, कुछ सोचकर ही बनी होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमारे ही देश में अगर ये कहावत बनी, उसी देश में हम सिर्फ जुबानी समझाइश से ही अगर लोगों को समझा ले जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि फोर्स की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी। पर लेकिन क्या कभी मशीनरी को ये सोचना पड़ा कि अगर फोर्स की जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे? ये बहुत अच्छा कदम रहा है कि हमने कोई इस तरह के स्टेप्स नहीं लिए, जिस तरह से कई विदेशों में भी देखा हमने कि इस तरह की चीजें कोई बहुत फाइन इम्पोज किए या कुछ और इस तरह की कंपनियों ने भी बहुत इस तरह के कोई स्टेप नहीं लिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कदमों में पॉलिटिक्स घुस गई सर। एक बहुत अच्छा डिसीजन कुछ जिलों में लिया गया कि कुछ योजनाओं को जब कर दिया कि अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो हम ये योजना का लाभ आपको इस महीने नहीं देंगे, तो उसमें पॉलिटिक्स घुस गई और फिर हमें 2 कदम पीछे होना पड़ा। वो एक पॉजिटिव साइड भी रहा सर, कुछ जगह पे पॉजिटिव साइड भी रहा, बट कहीं ना कहीं उसमें ओवरऑल उनके लिए अगर हम बात करें कि इस तरह की कोई चीज नहीं रही, कुछ उसमें पॉजिटिव भी रहा और हर एक चीज का कुछ पॉजिटिव है, बट ओवरऑल हम बात करें तो इतना ज्यादा उसको इम्पोज नहीं किया गया ग्राउंड लेवल के ऊपर। निश्चित तौर पे उस पर बात चल रही थी, पर ग्राउंड लेवल पे उसको बहुत ज्यादा उस तरह से मतलब इम्पोज नहीं किया गया था। ठीक है प्रकाश चंद्र शर्मा जी, पेशेंस कहां से आया? देखिए चिढ़ सबको आती है, झल्लाहट सबको होती है, जब मन मुताबिक चीज़ें ना चल पा रही हों, मन मुताबिक गति ना पकड़ पा रहे हों, तो या तो हम ये ले लें कि भाई ये अब हमारे लिए चैलेंज है और इस पे हमें खरा उतरना है, तो बात अलग है। नहीं तो कई बार ये होता है कि तमाम एफर्ट्स लगाने के बाद भी हम चिढ़ जाते हैं, झल्ला जाते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ों से कितना सर टकराएंगे। हालांकि ये भी कहते हैं कि नहीं, दीवार पे लगातार सर टकराते रहो, हो सकता है छेद हो जाए, लेकिन फिर भी ये स्थिति तो बनती है। तो क्या ऐसी स्थिति आपके साथ आई थी, और अगर आई थी तो उसे कैसे टैकल किया था? बिल्कुल स्थितियां आती है और पेशेंस आदमी को अनुभव से आता है। हमारी ड्यूटी है, वी आर मेड फॉर इट, वी आर पेड फॉर इट। लोगों की समस्याओं का समाधान पेशेंस के साथ ही किया जा सकता है, और वो पेशेंस आपको अपने आप सिखाता है। और उस पेशेंस से मैंने अपना अनुभव साझा करना चाहूंगा कि पेशेंस के रहते हुए आपकी हर समस्या का समाधान निकल जाता है। आपका जो सामने वाला जो गुस्से में आया हुआ है उसको आप बैठा लो, सुन लो, अपनी बात कह देगा, और फिर जब आप अपना पक्ष उसके सामने रखोगे शायद उसके साथ वो सहमत भी हो जाएगा। तो पेशेंस एक प्रशासन का बहुत बड़ा अभिन्न अंग है और समस्याओं का समाधान उससे आसानी से निकल जाता है। हाँ, लेकिन अब सर, अब देखिए क्या होता है कि एक तो ये होता है कि लोग हालात मुश्किल बनाए जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, और एक वो होता है कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो हमारे लिए हालात बना दें। अंदर ही अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि ये पता नहीं ये कलेक्टर अपने आप को क्या समझ रहा है, ऐसा होता है क्या कहीं। इस तरह की बातें कानों तक भी पहुंचती है। अंदर ही अंदर कोई ज़मीन खोदने की कोशिश करता रहता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो बैठ जाते हैं, बोले कि नहीं नहीं ये होना ही नहीं है, ये फालतू का लक्ष्य, ये हो ही नहीं सकता, इतनी मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आप मोटिवेट कर पाते हैं क्या? क्यों, देखिए मैं आपको सच बात बताऊं, मेरी टीम में मेरे नीचे भी ऐसे लोग हैं, है ना, और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप बिल्कुल सही बता रहे हो। ऐसा अनुभव देखने को मिलता है, करने को भी मिलता है। जब मैंने यहां कलेक्टर का पद संभाला था, हम 84% कर चुके थे, मगर लास्ट का जो 16% करना बड़ा कठिन कार्य था। और सबसे पहला मेडिकल टीम का मेरा रिएक्शन यही था कि सर ये नहीं हो सकता। एग्जैक्टली हाँ। मगर मैंने उसको समझाया कि भाई देखो, जिला यही रहना है,
परिस्थितियां यही रहनी है, मौसम यही रहना है, रास्ते यही रहने हैं, पहाड़ यही रहने हैं, जंगल यही रहने हैं, उसके बावजूद भी हमें ये लक्ष्य करना है। और मैं आपके आगे आगे चलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे चलो। और उसके साथ पेशेंस से हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। मैंने प्रतापगढ़ में पहली बार 1 लाख डोज सबसे पहले प्राप्त की यहां पे, वरना 10 से 15 हजार डोज यहां पे ली जाती थी। और जब 1 लाख की डोज मैंने वहां प्राप्त कर ली और पूरे मेडिकल टीम को मैंने कह दिया कि ये डोज हमें आने वाले 15 दिन में वैक्सीनेट करनी है, चाहे दिन रात 24 घंटे हमको काम करना पड़े, हमें लक्ष्य की तरफ जाना है। तो जब सामने वाला व्यक्ति ये देखता है कि यार कलेक्टर इतना कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है, हमारे साथ में काम कर रहा है, जो मेडिकल का काम है वो कलेक्टर कर रहा है, तो उनको महसूस होता है कि हमें भी करना चाहिए। तो अगर वही मोटिवेशन आ जाता है या कोई थोड़ा नाराजगी को लेकर हड़ताल पर उतर आए, तो उसे एक बैलेंस्ड गाड़ी के रूप में साथ साथ चलाना भी अपने आप में एक आर्ट है, कला है। जी, ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी होता है, मगर उनकी ईगो को अलग हटा के हमारी ईगो को हम कम करके उनसे बातचीत करते हैं और चीजों को आगे सॉर्ट करते हैं। ठीक है सर, एक चीज और जानना बेहद दिलचस्प रहेगा कि फोर्स की जरूरत महसूस नहीं हुई आपको? हालांकि आपने 1-2 बार प्रयास किया था लोगों को जागरूक करने का, इनडायरेक्ट वे अपनाने का, लेकिन हमें उससे बैक डाउन करना पड़ा, कई लोगों को बैक डाउन करना पड़ा अपने अपने ज़िलों में। हो सकता है वो आप ना हो, कोई और रहा हो, कोई और नहीं तो कोई और रहा हो, लेकिन कई लोगों को ऐसे बैक करना पड़ा। क्या ये अपने आप में खुशी की बात नहीं है कि बिना किसी फोर्स को यूज़ करे आप अपने ज़िले को प्रदेश में फर्स्ट नंबर पर लाए, जिसने सबसे पहले 100% दोनों डोसेस का टारगेट पूरा किया? बिल्कुल, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, मेरी पूरी मेडिकल टीम के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जब सबसे पहले जब प्रतापगढ़ जिला स्टेट में पहले नंबर पर आया, मतलब हमने जब 91% क्रॉस किया तो हमारा जिला नंबर 1 हो गया, और उसके 10 दिन बाद हमने 100% कर लिया। तो अब उन पूरी मेडिकल टीम का जो फीलिंग था, जो फील गुड फैक्टर था, वो इतना आगे बढ़ चुका था कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो अपने आप दौड़ दौड़ के काम कर रहा था। और सेकंड डोज का 100% अचीव करने में हमको बहुत कम जोर लगाना पड़ा। चीजें मोटिवेशन से, चीजें प्रोत्साहन से आगे बढ़ती चली गई, और वो दूसरा सेकंड डोज भी हमने 100% कर लिया। लेकिन सर, ऑन अ लाइटर नोट में पूछना चाहूंगा, मोटिवेशन सिर्फ बातों से तो नहीं होता है, कई बार मोटिवेशन के लिए हमें कुछ देना भी पड़ता है। कहने का मतलब है कि इंसेंटिव समझ लीजिए, या छोटी मोटी पार्टियां समझ लीजिए, या कुछ भी समझ लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोटिवेशन कई बार दूसरी चीजों से भी आता है, तो क्या वो भी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ा? नहीं, फाइनेंशियली हमको कुछ भी नहीं देना पड़ा। क्या बात? जो अच्छा काम करते हैं उनकी हमने तारीफ की, उनसे दिन में हमने 2 बार बात की। हमारे कोविड हेल्थ असिस्टेंट है 450 लोगों ने अपना यूनियन बना रखा है। मैं उनके यूनियन का जो नेता था उससे दिन में 4 बार बात करता था कि भाई तुम्हारे फला सेक्टर में यहां काम नहीं हो रहा है, थोड़ा आगे बढ़ाओ। तो इन चीजों से ही चीजें आगे आसान होती चली जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि आप वित्तीय लालच दो या कोई दूसरी चीजें करने के लिए हो, आप उनकी समय पे तारीफ कर दो। जब मैंने स्टेट में फर्स्ट आया तो मेरे माननीय मंत्री महोदय ने मेरी तारीफ की, मैं और मोटिवेटेड हो गया। माननीय सीएम साहब ने मेरी तारीफ की, मैं और ज्यादा मोटिवेटेड हो गया। इसी तरह मेरी टीम भी मोटिवेट हो गई। तो एक जिले को रिकॉग्निशन मिल जाए, हमारी मेहनत को रिकॉग्निशन मिल जाए, हम नीचे वाले की मेहनत को रिकॉग्नाइज कर लें, तो चीजें मोटिवेशन से आगे बढ़ती चली जाती है और आपको सफलता मिलती जाती है। ठीक है, मैं आपसे इस पर्सनल ड्राइव, जब आपने पर्सनली इतना इस ड्राइव को मॉनिटर किया, एक मुखिया की तरह आप चले, तो ऐसा कोई इंस्टेंस आपको याद पड़ता है जो बताना जरूरी है ताकि उससे लोग सीखें? क्या ऐसी कोई घटना जो अब आपके पास हमेशा के लिए यादों में छप गई हो कि नहीं ये हुआ? यूक्रेन में